बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपना पार्ट 2 का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। पिछली कुछ स्लाइड्स में हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ था, जो कि गलत था। आप में से भी किसी ने नहीं नोट करके बताया। हम एक्चुअल में चैप्टर 3 है हमारा, चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस जो है ये हमारा चैप्टर 3 बनता है। तो इसमें हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर यूज़ होती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है, कल हमने, आपको याद होगा कि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की। लॉजिकल के अंदर हमने मामलात जो हैं वो लॉजिकली तो सॉल्व कर लिए थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें फिजिकल डिज़ाइन ज़रूरी है। फिजिकल डिजाइन इज द लास्ट स्टेज ऑफ डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस, यानी कि अब आपने फिजिकली काम करने हैं, आपका डेटाबेस जो है वो डिजाइन हो चुका है कंप्लीटली। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिजाइन इज टू इंप्लीमेंट डेटाबेस। अब आप, यानी कि आपकी डेटाबेस बन चुकी है और आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। किस तरह से? एज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स बना के, फाइल्स बना के, इंडेक्सेस बना के, या दूसरे डाटा स्ट्रक्चर्स बना के। यानी कि आपकी डेटाबेस बन चुकी है। अब आप अपना डाटा उसके ऊपर जो रखना चाह रहे हैं वो उसके रिकॉर्ड, फाइल्स, इंडेक्सेस और स्ट्रक्चर्स वगैरह आप बनाते हैं किसके अंदर? फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के अंदर। आपको याद होना चाहिए कि ये डायरेक्टली रिलेट करता है आपके लॉजिकल डिजाइन के साथ, यानी कि उससे नेक्स्ट स्टेप है और लास्ट स्टेप है डेटाबेस डिजाइन का। अब मेजर इनपुट्स टू डेटाबेस डिजाइन। पहली, लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। जो डेटाबेस बनी हुई है उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, यानी कि ये फिजिकल के अंदर जो इनपुट्स आती हैं वो उनकी बात हो रही है। दीज आर डिवेलप्ड, यानी कि लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स जो हैं इन्हें डिवेलप किया जाता है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के अंदर। और ये आपको याद होगा कि हमने कल पढ़ा भी था कि लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से डिजाइन किए जाते। These are developed during logical database design approach such as normalization, normalized relations। normalization आपको याद होगा कि जब आप अपने प्रीवियस फेजेस लॉजिकल के अंदर कर चुके होते हैं और उनके अंदर फिर भी कोई एरर रह जाता है या कोई डुप्लीकेशन रह जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए आपका लास्ट स्टेप जो है वो नॉर्मलाइजेशन था, जिसके अंदर आपके ये सारी की सारी करेक्शन आप कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट वन है यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। अब जो आपकी डेटाबेस का यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट्स यहां पे आ जाती हैं। इट इंक्लूड्स द साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटाबेस यूजेज। डेटाबेस को कितना लोगों ने किस तरह से यूज करना है, डेटाबेस कितने टाइम में रिस्पॉन्स करेगी, अगर उस टाइम से इंक्रीज होता है, टाइम एक्सीड होता है तो क्या मैसेज शो होगा, उसकी सिक्योरिटी कि कौन कौन किस किस हद तक और किस किस तरह से एक्सेस कर सकता है, बैकअप, एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के उसे सेव करना, और अगर इन केस ओरिजिनल को कुछ हो जाए तो उस कॉपी के थ्रू दोबारा से रिकवरी करनी अपने डाटा की। तो अगर हम देखें तो यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले है हमारे पास है डेटाबेस यूजेज, रिस्पॉन्स टाइम, उसके बाद है हमारे पास उसकी सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं इनपुट्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर देखें, इट इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। अदर कंपोनेंट्स में जो कंपोनेंट्स आपने उस सिस्टम के अंदर, डेटाबेस सिस्टम के अंदर यूज किए होंगे। उसके बाद हमारे पास है कि व्हाट इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। तो अगर हम
सादा सा सोचें तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज अ टेक्निक फिजिकली अरेंज द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल ऑन सेकेंडरी डिवाइस, यानी कि हमने फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना है सेकेंडरी डिवाइस के ऊपर। द सिस्टम डिजाइनर मस्ट रिकॉग्नाइज सेवरल कंसंट्रेट्स फॉर सेलेक्टिंग अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए उसे एक से ज्यादा कंसंट्रेट्स को यूज करना चाहिए या फिर रिकॉग्नाइज एटलीस्ट जरूर करना चाहिए। अब इन कंसंट्रेट्स के अंदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के, यानी कि जो जिस स्टोरेज के ऊपर वो डाटा को स्टोर कर रहा है उसके जो आपके पास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि वो सादा लफ्जों में हम बात करें तो वो जो डिवाइस है जिसके ऊपर आप डाटा स्टोर कर रहे हैं, फर्ज करें हम हार्ड की बात करते हैं, तो उस हार्ड की जो आप ये कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। उसके बाद अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब ये नहीं है कि आप जो है वो कहें कि मेरे लिए एक नया सिस्टम लेके आए या नया सॉफ्टवेयर लेके आए, बल्कि आपको उसी सिस्टम और उसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज करना है। देखिए ना, अगर हम कंसंट्रेट्स का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कि जो जो इश्यूज उसे आ सकते हैं वो उसे माइंड में रखने चाहिए। और वो इश्यूज क्या हो सकते हैं? वो इशू ये हो सकता है ना कि आपकी जो स्टोरेज डिवाइस है उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी क्या है, वो किस तरह से डाटा को स्टोर कर सकती है, या ये भी हो सकता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी कोई लिमिटेशंस होंगी। यूजर रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा। अब यूजर रिक्वायरमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यूजर जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। आप सारी डेटाबेस बना ही उसी के लिए रहे हैं। आप अगर उसी की चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप डेटाबेस का करेंगे क्या? तो क्राइटेरिया टू सेलेक्ट अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले फास्ट एक्सेस फॉर डाटा रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब होता है बेटा कि आपका जो डाटा सेव पड़ा हुआ है उसको दोबारा से एक्सेस करना, यानी कि जैसे ही कोई यूजर जाके आपके डाटा को देखना चाहे तो वो किस तरह से उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। हाई थ्रूपुट फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस। आपकी जो प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस है उसकी थ्रूपुट हाई होनी चाहिए। एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस। अब देखें ना, आपके पास स्टोरेज है तो आप अंधाधुंध तो उसके अंदर नहीं चीजें रखने लग जाएंगे, बाद में जाके पता चले कि 50% तो उसके अंदर आपने गार्बेज डाटा रखा हुआ है जो जरूरत के ही नहीं था। तो आपको चीजों को ध्यान से देखना पड़ता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर और डाटा लॉस, यही इसी का सोल्यूशन हमने बैकअप और रिकवरी भी बताया था। लेकिन फिर भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपका सिस्टम फेल ना हो। मिनिमाइजिंग नीड ऑफ डाटा रीऑर्गेनाइजेशन, कि एक दफा डाटा ऑर्गेनाइज हो जाए तो उसके बाद बार बार उसकी ऑर्गेनाइजेशन को छेड़ना ना पड़े, अपनी रिक्वायरमेंट को मिनिमाइज करना पड़ता है। और सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग या यूजर डिपेंडेंट होते हैं आपकी डेटाबेस के ऊपर और वो आपसे डिमांड करते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए ताकि वो आपके डेटाबेस को यूज करके फ्री रहें, रिलैक्स रहें, उन्हें कोई परेशानी ना रहे। उसके बाद हमारे पास फाइल इंप्लीमेंटेशन फेज आ गया। द डेटाबेस सिस्टम इज इंप्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज बीन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड, यानी कि जब सारे काम हो चुके हैं, डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है, डिजाइन पूरा हो चुका है, तो आपने अब इसको इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि जहां पे आपने यूज करना है वहां पे जाके आपने इसे इंस्टॉल कर देना है। द डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर द यूजर, आप उसे इंस्टॉल करेंगे, यूजर के लिए रेडी करेंगे। इंप्लीमेंटेशन मे रिक्वायर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर सच एज सर्वर। अब ये तो आपने डिसाइड करना है ना कि आपने अपनी डेटाबेस सिर्फ खुद यूज करनी है या दूसरे लोगों ने भी यूज करनी है, यानी कि एक नेटवर्क ने यूज करनी है। अगर आपने खुद यूज करनी है तो आप अपने सिस्टम पे करवाएंगे, लेकिन नॉर्मली डेटाबेस जो है वो एक से ज्यादा यूजर्स के यूज के लिए बनाई जाती है।
तो हमें नेटवर्किंग यूज करनी पड़ेगी, तो हम सर्वर को यूज करेंगे डाटा इंस्टॉल करने के लिए। इट मे आल्सो रिक्वायर नेटवर्क हार्डवेयर, लाजमी सी बात है, जब सर्वर पे कर रहे हैं नेटवर्किंग में यूज करनी है तो नेटवर्क हार्डवेयर तो चाहिए। द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आप दो चीजें, एक डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है और दूसरा जो है वो नेटवर्क जो आपने बनाया उसे एडमिनिस्ट्रेट, मे हैव टू वर्क टुगेदर टू इंप्लीमेंट द सिस्टम सक्सेस। अब नेटवर्किंग वाला जो बंदा है उसे पता है कि नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा है, सर्वर क्लाइंट्स किस तरह से कनेक्ट होंगे, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को पता है कि मेरी डेटाबेस किस तरह से काम करेगी। तो वो दोनों अगर मिलके करेंगे तो उस नेटवर्क के हर यूजर या हर नोड को या हर कस्टमर को या हर क्लाइंट को वो डेटाबेस अवेलेबल रहेगी। The users are provided with authorization defined by their managers. जो उसे यूज कर रहे हैं उनको एक लिमिटेड ऑथराइजेशन होती है जिसके थ्रू, जिसमें हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि उन्हें पासवर्ड वगैरह दिए जाते हैं। Authorization and permission enable the user to perform authorized task using database facility. अब authorized task का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितनी परमिशन आपको दी गई है, मसलन उस डाटा को एक्सेस करने की परमिशन शायद हर एक को हो, तो वो अथराइज्ड है सिर्फ और सिर्फ डाटा को देखने का। कुछ लोगों को लॉगिन और पासवर्ड दिए गए होंगे उस डाटा को, न्यू डाटा को ऐड करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ अथराइज्ड है नया डाटा डाटाबेस के अंदर रखने के लिए। कुछ लोगों को खास तौर पर ये जो मैनेजर हैं, डाटा मैनेजर या डाटाबेस डाटा एडमिनिस्ट्रेटर या डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इनके पास ये ऑथराइजेशन होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो डाटा न्यू भी ऐड कर सकते हैं, पुराना डाटा जो है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं या गैर जरूरी चीजों को डिलीट भी कर सकते हैं। द डेटाबेस सर्वर एंड यूजर्स में बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर एनवायरनमेंट। तो हमें पता है, ये तो सिंपल सी बात है, अगर हम एक डेटाबेस बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, तो उसके कस्टमर्स जो होंगे वो आपके ऑफिस में आके यूज नहीं करेंगे, बल्कि वो कहीं से भी एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स को। और अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो नादरा की डेटाबेस, आपको पता है, आप नादरा ऑफिस में जाएं तो वहां पे जो लोग काम कर रहे होते हैं नादरा, उनके पास अपना अपना लॉगिन पासवर्ड होता है और हर सिस्टम के ऊपर एक स्पेसिफिक काम होता है। जब उसका काम हो जाता है वो आपको अगले सिस्टम के पास भेज देता है कि प्लीज अगले सिस्टम पे जाएं, वहां पे जाके अपनी बाकी एंट्रीज करवाएं। तो इसके अलावा ये क्रिक इन्फो की जो वेबसाइट्स हैं, इसका भी आपको पता है कि आप सिंपली ब्राउज करते हैं और आपके पास सारी डिटेल्स आना स्टार्ट हो जाती है। अब हम लोग यूजर हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो डिटेल शो हो रही होती है, लेकिन बैकएंड पे कोई तो होगा ना जो उन्हें बार बार अपडेट भी कर रहा होगा, तो उसके पास जो ऑथराइजेशन होगी वो ज्यादा होगी। ये आपके पास एग्जांपल्स थी इस किस्म की डेटाबेसेस की। तो बेटा ये हमारी कुछ बेसिक्स थी, हम इन्हें एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा कि हम चैप्टर 3 में डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और आज की हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो डिपेंड करता है हमारे लास्ट वाली डिस्कशन के टॉपिक पे, यानी कि लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उससे नेक्स्ट फेज जो है वो फिजिकल डेटाबेस डिजाइन है। तो फिजिकल डिजाइन लास्ट स्टेज होती है डिजाइन प्रोसेस की, और इसका पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन का? इसका पर्पस होता है टू इंप्लीमेंट द डेटाबेस। किस तरह से इंप्लीमेंट करना? एज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स या सेट ऑफ फाइल्स या सेट ऑफ इंडेक्सेस। इंडेक्स आपको याद होगा कि सर्च करने के लिए हम जो यूज करते हैं, एंड अदर डाटा स्ट्रक्चर। ये आपका कहां पे होता है? ये फिजिकल डेटाबेस डिजाइन को इंप्लीमेंट करने में। उसके बाद हमने जो बात की है कि मेजर इनपुट्स टू डेटाबेस डिजाइन, पहला लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर है जो कि लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के अंदर डेवलप किए जाते हैं, मसलन नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस। आपको याद होगा कि हमने लास्ट स्टेप में नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस या नॉर्मलाइजेशन की थी, जिसका पर्पस क्या था कि वो जो गैर जरूरी डुप्लीकेशंस हो रही थी उन्हें रिमूव किया था, और इसके अलावा पिछले प्रीवियस स्टेप्स में अगर कोई एरर आ गया था तो उसको भी हमने रिमूव किया था। उसके बाद यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स है। यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स का मतलब है साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटाबेस यूजेज। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम है। उसके बाद सिक्योरिटी है, बैकअप एंड रिकवरी है। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। It includes characteristics of database management system and other components of computer operating environment.
यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके अलावा बाकी जो दूसरे कंपोनेंट्स आपने यूज किए हुए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी क्वालिटीज जो है वो यहाँ पे आपको देखनी होगी। उसके बाद है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता चल रहा है कि फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज टेक्निक फिजिकली अरेंज द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइल्स ऑन सेकेंडरी डिवाइस। लाजमी सी बात है ना, जब आप एक दफा डेटाबेस बना लेंगे उसके बाद आपने फाइल्स ऑर्गेनाइज करनी होगी किसी सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर, वहां पे आपने हार्ड ड्राइव्स वगैरह जो चीज भी लगाई हुई होगी उसके ऊपर। द सिस्टम डिजाइनर मस्ट रिकॉग्नाइज द सेवरल कंसंट्रेंट्स फॉर सिलेक्टिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन। कंसंट्रेंट्स की हमने बात की थी कि इसको सादा हम कहें तो हम ये लिमिटेशंस है कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं वो फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाजमी देखनी पड़ती हैं। ये नहीं है कि आप वहां पे जाके अपनी मर्जी का काम करके आ जाएं और बाद में आपकी डेटाबेस काम ही ना कर रही, तो आपको ये कंसंट्रेंट्स देखने पड़ेंगे। अब इनके अंदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि ये जो लिमिटेशंस है वो जो आपकी फिजिकल स्टोरेज है, जो सेकेंडरी स्टोरेज है जिसके ऊपर आप अपने रिकॉर्ड्स को अरेंज कर रहे हैं, उसकी लिमिटेशंस आपके माइंड में होने चाहिए। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है और जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उसका आपको पता होना चाहिए, उसके लिमिटेशंस का आइडिया होना चाहिए, ताकि आप अपना जो काम करें, जो ऑर्गेनाइजेशन करें, वो उनकी लिमिट्स के अंदर रह के करें, उस लिमिट से बाहर ना निकल जाए। उसके बाद यूजर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए और एक्सेस करने के लिए। तो ये सारी की सारी वो लिमिटेशंस है जो सिस्टम डिजाइनर को माइंड में रखनी होगी जब वो फाइल ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। अब अगर हम क्राइटेरिया की बात करें टू सेलेक्ट अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, तो पहला है फास्ट एक्सेस फॉर डाटा रिट्रीवल, उसके बाद हाई थ्रूपुट फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस, उसके बाद एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज की जरूरत होती है, तो आप कम से कम स्टोरेज यूज करके ज्यादा से ज्यादा डाटा किस तरह से उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद डाटा फेलियर, जो आपके डेटाबेस है उसका फेलियर या डाटा लॉस को किस तरह से प्रोटेक्ट या मिनिमाइज किया जा सकता है। मिनिमाइज नीड ऑफ डाटा रीऑर्गेनाइजेशन, आप डाटा को एक दफा इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि बार बार उसकी ऑर्गेनाइजेशन आपको चेंज ना करनी पड़े। और उसके बाद है कि आपको अनऑथराइज्ड यूज से सिक्योरिटी भी चाहिए। आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी डेटाबेस जो है उसको को बाहर का बंदा आके एक्सेस करे और आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाए, क्योंकि जिन लोगों ने आपकी डेटाबेस पे ट्रस्ट किया हुआ है वो आपको आप ये कह सकते हैं कि जुडिशियल सिस्टम में, जुडिशियल प्रोसीजर में भी लेके जा सकते हैं अगर आपके जो डेटाबेस है उसकी अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो ज्यादा हुई तो। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज है, जब हमने सारे काम कर लिए, सारी डेटाबेस बना ली है, तो अब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, यूजर्स के लिए काबिल बनाना है। द डेटाबेस सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड। इसकी डिजाइनिंग और डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद इंप्लीमेंट करना, और इंप्लीमेंट का मतलब क्या है, डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर द यूजर। आप उसको इंस्टॉल करेंगे और यूजर्स के लिए स्टार्ट कर देंगे, चला देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। अब जब आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो शायद आपको सर्वर की जरूरत पड़े। मैं बात दोबारा से बता रहा हूँ कि सर्वर की जरूरत उस टाइम पे पड़ेगी जब आप डेटाबेस को नेटवर्क में यूज करना चाह रहे हैं। अगर आपने इंडिविजुअली अकेले ही डेटाबेस बनाई है अपने लिए तो सर्वर की जरूरत है नहीं है। लेकिन कोई भी बंदा इतनी बड़ी डेटाबेस जो है वो नहीं बनवाता जब तक उसे नेटवर्क में यूज ना करना हो, अपने लिए वो डेटाबेस बनवाने की जरूरत उसे नहीं होती। इट में रिक्वायर नेटवर्क हार्डवेयर, लाजमी सी बात है, अगर आप सर्वर पे डाटा इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको नेटवर्क हार्डवेयर चाहिए ताकि लोग नेटवर्क में यूज कर सकें। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जिसको डेटाबेस के बारे में पूरा नॉलेज होता है, और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जिसे नेटवर्किंग के बारे में पूरा नॉलेज है, ये दोनों मिलके ये काम करेंगे। द यूजर्स आर प्रोवाइडेड विद ऑथराइजेशन डिफाइंड बाय देयर मैनेजर। जो लोग उसको एक्सेस कर सकें उनकी लिमिटेशंस आपने तय करनी है कि किस एक्सेस वाले बंदे को क्या लिमिट है यूज करने की। उसके बाद ऑथराइजेशन और परमिशन यूजर को डेटाबेस की फैसिलिटी से फायदा उठाने के कैपेबल बनाती हैं। उसके बाद सर्वर और यूजर ये पास पास नहीं होते, समटाइम्स बहुत दूर भी होते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत महंगे टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स को यूज करना पड़ता है ताकि हम यूजर तक अपनी सर्विसेज जो है वो पहुंचा सके, जिसकी एग्जांपल नादरा है
आपको पता है कि ये हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट है नादरा, ये आपके आईडी कार्ड वगैरह जहाँ पे बनते हैं बेफाम वगैरह, और उसके अलावा एक क्रिक इन्फो की वेबसाइट उन्होंने एग्जांपल ली हुई है इस तरह की डेटाबेसेस की, जो नेटवर्क में काम करती हैं और बहुत दूर बैठ के भी लोग उसे यूज कर रहे होते हैं। अगर आप नादरा की बात करें तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप किसी भी नादरा ऑफिस में जाएं, अब उनका हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में होगा, तो आप या किसी और शहर में होगा, तो आप नादरा ऑफिस में पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, तो वहां पे आपको क्या कहा जाता है, वहां पे आपको आपकी सर्विसेज आपकी डेटाबेस के मुताबिक दी जाती है। यानी कि डेटाबेस मेन ऑफिस में कनेक्टेड होगा सर्वर कंप्यूटर में, और वहां पे जो उस आप ये कह लें कि जिस स्टेशन पे आप गए हैं उस स्टेशन पे जो कंप्यूटर पे बंदा बैठा होगा वो उसे एक्सेस करेगा अपने लॉगिन और पासवर्ड के थ्रू। आम बंदा आम यूजर घर बैठ के हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम से इस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते, हमें वहां पे जाना पड़ेगा। वो लोग ऑथराइज्ड होते हैं और फिर उनकी ऑथराइजेशन में भी लिमिटेशंस होती हैं। हर बंदे को ये ऑथराइजेशन नहीं होती कि वो 100% डेटाबेस को एक्सेस कर सके, बल्कि आपने वहां जाके अक्सर देखा होगा कि वहां पे डिफरेंट सिस्टम्स पे लोग बैठे होते हैं, और जब एक बंदा आपके डाटा की एंट्री कंप्लीट कर लेता है तो वो आपको मूव कर देता है नेक्स्ट के पास। क्यों? क्योंकि जो ऑथराइजेशन, जो उसे पासवर्ड, यूजर आईडी, लॉगिन वगैरह दिए गए थे, उसकी ऑथराइजेशन सिर्फ कुछ डेटाबेस के पोर्शन के लिए थी, नेक्स्ट पोर्शन जो है वो किसी और के पास है। तो इसलिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, या डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ये जो मैनेजर होते हैं, सिर्फ उन्हीं के पास एक्सेस होती है कि वो आपकी डेटाबेस को कंप्लीटली यूज कर सके। अदरवाइज जितने भी लोग हैं उनके पास लिमिटेड एक्सेस होती है। दूसरी एग्जांपल जो है वो क्रिक इन्फो की थी। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई क्रिकेट का मैच हो रहा होता है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपने ब्राउजर के ऊपर क्रिक इन्फो की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, और वहां पे आपको स्कोर कार्ड जो है वो अपडेट होता हुआ नजर आता है। अब आप लोग उसे अपडेट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठा हुआ तो उसे अपडेट कर रहे हैं ना, जो बॉल बाई बॉल उसका रिकॉर्ड रख रहा है, मेंटेन कर रहा है चीजों को। तो ये भी एक एग्जांपल है कि आपके पास उसकी एक्सेस सिर्फ इतनी है, आपको सिर्फ इतनी परमिशन है कि आप घर बैठ के उसे देख सके, और बैकएंड पे बैठ के कोई उसे आपके लिए अपडेट भी कर रहा है। तो बेटा ये थी आज की क्लास। होप सो आप लोगों ने टॉपिक के साथ अंडरस्टैंडिंग की होगी। क्वेश्चन जरूर डिस्कस किया करें। थैंक यू बेटा।